नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देवभूमि के महासंग्राम में खबर इस वक्त दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड से मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ दिल्ली पहुंचे और यहां उनके पहुंचने से कई तरह के कयास लगाए जाना शुरू हो गया। इस बीच हरक सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात हुई है। गौतम के आवास पर हुई बैठक में चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ ने अपनी बात पार्टी प्रभारी के सामने रखी। इसके बाद अनिल बलूनी के साथ उन्हीं की गाड़ी में हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ दुष्यंत गौतम के घर से निकले। तो प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की है उमेश शर्मा काऊ ने हरक सिंह रावत में, और इस मुलाकात के दौरान अनिल बलूनी भी साथ रहे। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पवन गौड़ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मुलाकात को लेकर क्या जानकारी है, क्या बात हुई, क्या सुगबुगाहट? देखिए पर्णा, पूरा जो खबर है उस पर ये सब लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ कि जब तीनों लोग, ये प्रीतम सिंह हो कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो, और हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ, ये तीनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। हालांकि फ्लाइट कमर्शियल थी, तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के कयास इस पूरी खबर पर लगन लगे। उसके बाद में जब प्रीतम सिंह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं है। उसके बाद में हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ ये दोनों बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, और बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर और उसके बाद में ये जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के और बीजेपी महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनके साथ में उनके आवास पहुंचे। और यहां हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ, दुष्यंत गौतम और अनिल बलूनी, इन चारों नेताओं के बीच में बैठकर यहां लंबी तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत चली, जिसको संगठन को लेकर तमाम बातचीत हुई, चुनाव को लेकर बातचीत हुई। उसके साथ साथ क्योंकि बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे। एक बार तो नौबत यहां तक आ गई थी कि उमेश शर्मा काऊ दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात भी करने वाले थे। हालांकि बिल्कुल एंड टाइम पर अनिल बलूनी ने उनसे बातचीत की और उनको समझाया और उनको रोक दिया। तो नौबत जब यहां तक आ गई थी तो अब वो उनको आश्वासन पार्टी की तरफ से दिया गया है उमेश शर्मा काऊ को कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको पार्टी गंभीरता से ले रही है। उन सभी समस्याओं का या जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको पार्टी गंभीरता से संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करेगी। उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी। तो पार्टी की तरफ से उनको यह आश्वासन दिया है। उसके साथ साथ हरक सिंह रावत को भी यह आश्वासन दिया है जितनी भी उनकी चिंताएं हैं या जितनी भी उनकी जो बातें हैं वो पार्टी आलाकमान तक पहुंचाई जाएंगी, और जो भी उनके लिए उचित होगा पार्टी वो उनके लिए करेगी। इसलिए किसी भी नेता को बिल्कुल भी डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। एक साथ सब जाके चुनाव में मिलकर काम करें और फिर से पार्टी को सत्ता में वापस लेके आए। तो पार्टी आलाकमान का साफ संदेश है, और जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनकी बातचीत सुनी गई है और पार्टी आलाकमान ने उनको बिल्कुल संतुष्ट करके भेजा है कि अब आप समस्या ना लाएं और चुनाव में लग जाएं। पवन, उनका आज आगे का और क्या कार्यक्रम रहने वाला है और किन किन से मुलाकात हो सकती है, जरा उस बारे में कोई इनपुट? देखिए, कार्यक्रम की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनसे मुलाकात हो चुकी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस मुलाकात में पूरी तरह साथ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल बलूनी जो है वो एक की फैक्टर बन चुके हैं। पार्टी आलाकमान से साफ संदेश ये है कि अनिल बलूनी को जितने भी जो नेता जो नाराजगी चल रहे हैं उत्तराखंड के, उनको कहीं ना कहीं साधने का, मनाने का या उनकी समस्याएं सुनने का जिम्मा अनिल बलूनी को दिया गया है। क्योंकि अनिल बलूनी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के बहुत करीबी, और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। यही कारण था कि आज अनिल बलूनी भी इस बैठक में मौजूद थे, और आगे की जो बात है वो पार्टी आलाकमान के साथ में अनिल और मन में कहीं भी कोई शक व शुबा की जगह ना बचे, इसके लिए बलूनी भी वहां मौजूद रहे। लौटूंगी पवन आपके पास, दीपांकर भी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पूरा आपने इनपुट देखा कि दिल्ली में किस तरह से हलचल हुई, कयासों के दौर किस तरह से शुरू हुए, मायने क्या निकाले जाए इस मुलाकात के, आपसे समझना चाहेंगे।
बिल्कुल अपर्णा, मायने बिल्कुल साफ है कि यशपाल आर्य जब 11 तारीख को सोमवार के दिन कांग्रेस में शामिल हुए तो उसी दिन बीजेपी को ये जरूर लग गया था कि हमारे लिए एक बड़ा नुकसान का संकेत है। जाहिर तौर पर क्यों, इसलिए कि बड़े दलित नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे, सरकार में नाराजगी की जो बातें अभी पवन ने बताई कि हरक सिंह और उमेश शर्मा काऊ को लेकर रही, ऐसी ही नाराजगी यशपाल आर्य ने वक्त वक्त पर जाहिर की। उन्होंने जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो जब हरिद्वार आए थे उन्होंने वहां पर भी ये बात जाहिर की थी कि हमारे साथ एक बाहरी के तौर पर भेदभाव होता है। यशपाल आर्य खिसक कर कांग्रेस में चले गए। ऐसे में बीजेपी 2022 से पहले किसी भी रिस्क से बचना चाहती है। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी एक सीट पर उसको कमजोर दिखे या वहां पर वो कमजोर महसूस करे या उसका कैंडिडेट कमजोर हो। हरक सिंह रावत हो या फिर उमेश शर्मा काऊ हो। उमेश शर्मा काऊ की अगर बात करें तो हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक थे। हरक सिंह रावत की बात करें, यशपाल आर्य की बात करें, या वो नेता जो 2016 में हरीश रावत की सरकार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस समय जरूरी है। अगर वो कांग्रेस में जाते हैं या कांग्रेस में उनके जाने की सुगबुगाहट होती है तो बीजेपी के लिए टेंशन बनेगा। तो जो आज मुलाकात हुई है प्रभारी से, या वहां पर जो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जब मौजूद थे, और जो बात पवन ने कही कि की फैक्टर बने अनिल बलूनी की ताकि पूरा मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के अकेले बड़े नेता हैं अनिल बलूनी, जो इस वक्त दिल्ली में है, और दिल्ली की पॉलिटिक्स और उत्तराखंड की पॉलिटिक्स का कैसे एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए उसमें एक अहम रोल उनका है। तो ऐसे में हरक सिंह और उमेश शर्मा का कहीं नाराज ना हो, इनको पार्टी में पूरी तरह एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अब 3 महीने के बाद इलेक्शन होना है जी। ऐसे में किसी भी नेता का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यशपाल आर्य के जाने से बीजेपी बहुत अलर्ट हुई है, और बीजेपी को लगता है कि चाहे अपना हो या कांग्रेस से आया हुआ हो, वक्त रहते ही जो भी नुकसान नजर आ रहा है उस नुकसान से पहले निपट लिया जाए या नुकसान को होने से रोक दिया जाए, इसके लिए कवायदे तेज हो गई है। बहुत शुक्रिया पवन आपका भी, दीपांकर आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आज जब हरक और उमेश शर्मा दिल्ली आए तो उसी फ्लाइट में कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह का एक ही फ्लाइट में दिल्ली आना महज इत्तेफाक है। साथ ही कहा कि 18 अक्टूबर को यशपाल आर्य के समर्थक कांग्रेस में शामिल होंगे और इसके लिए हल्द्वानी में कार्यक्रम होगा। देखिए, यशपाल आर्य जी ने और संजीव आर्य जी ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में 18 तारीख को जो है हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, जिसमें उनके तमाम समर्थक जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच गए हैं। सीएम धामी हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन करेंगे, साथ ही सरयू आरती में भी शामिल होंगे। अयोध्या पहुंचने पर सीएम का स्वागत सांसद लल्लू सिंह ने किया। दिल्ली सेवा धाम द्वारा आयोजित धर्मशाला के भूमि पूजन में सीएम शामिल होंगे। 17 अक्टूबर को धर्मशाला का भूमि पूजन होगा। निमिष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। निमिष, यहाँ पर किस तरह स्वागत किया गया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का तस्वीरें बता रही हैं, और अब आगे क्या कार्यक्रम है? सरयू आरती में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। जी बिल्कुल, अब आज शाम को सरयू के तट पर सरयू जी की भव्य आरती मुख्यमंत्री जी उतारेंगे। सबसे पहले आज वो जब पहुंचे तो उनका जगह जगह पर स्वागत है। उसके बाद अभी उन्होंने कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में मुलाकात करी है, और उसके बाद अब राम बारात में शामिल होंगे। ये राम बारात दिल्ली सेवा धाम के द्वारा आयोजित है। इस कल जिस भूमि पूजन में आए हैं उसमें एक प्रथा होती है सनातन धर्म में कि किसी भी शुभ कार्यक्रम के पहले कलश यात्रा निकलती है। तो उसी तरीके की एक राम यात्रा है। राम यहाँ से निकले, नया घाट से निकलेगी, जो अंदरमूल तक जाएगी, और उसी यात्रा में शामिल होकर मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, अल्लाह के दरबार में माथा टेकेंगे। फिर शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे और दिल्ली सेवा धाम के द्वारा आयोजित भजन संध्या में भी शाम को शिरकत करेंगे। साथ ही दिल्ली सेवा धाम के द्वारा एक विशाल रूट यात्रियों की सुविधाओं के लिए निःशुल्क बनाई जा रही है। उस धनपति आधार 11:30 बजे जाएंगे, और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष है महंत गोपाल दास, उनसे मुलाकात करेंगे जी। तो उसके बाद उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सीएम धामी ने केदारनाथ में पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि केदारनाथ में पहले चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण होना है, साथ ही शंकराचार्य की प्रतिमा का भी लोकार्पण होगा। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के आवास और घाटों का भी लोकार्पण होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले पीएम बाबा केदार के दर्शन करेंगे। वहाँ पर चूंकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई हैं,
उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है, और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय ने आगामी विधानसभा चुनाव में पोलिंग की तारीख 15 मार्च करने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने सभी दलों को एक चिट्ठी भी लिखी है। फरवरी के महीने में तो बहुत ही ठंड होती है, इसलिए मैंने कहा है कि 15 मार्च के आसपास जो है वो यहाँ मतदान करवाया जाए। और बहुत समय है, एक हफ्ते का समय जो है 23 मार्च तक विधानसभा का गठन हो सकता है। नए चुने हुए जो है प्रतिनिधि शपथ भी ले सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है। हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग से जो है पार्टी बातचीत करेगी, सपा से, और भी लोगों ने जो है इस मेरी मुहिम को जो है अपना आशीर्वाद दिया है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद अब बाजपुर सीट पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की पीसीसी मेंबर सुनीता टम्टा ने सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। कहना है कि लगातार वो बाजपुर से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं और पार्टी पर उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हें यहां से टिकट मिलेगा। बता दें कि यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव के साथ बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। 5 साल से मैं भी कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रही हूँ, और तैयारी करने का सभी को अधिकार है, अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतागण हैं उन्होंने मुझे। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां भरत मिलाप का एक कार्यक्रम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रावण वध के अगले दिन यहाँ राम और भरत का मिलाप हो रहा है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं, दर्शक हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। और नाटी इमली भरत मिलाप लीला जो 478 साल पुरानी ये रामलीला है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। फूलों की वर्षा की जा रही है यहाँ पर। नाटी इमली भरत मिलाप ये लीला, जहाँ पर खड़ाऊ, राम जी के खड़ाऊ, भरत उनके भाई, उन्हें वापस पहनाते हैं जब वो 14 साल के वनवास के बाद लौट आते हैं। और ये जो घड़ी होती है वो भावुक कर देने वाली होती है, जब 14 साल के बाद भाई भाई आपस में मिलते हैं। दर्शकों का उत्साह, लगातार फूलों की बारिश की जा रही है राम लक्ष्मण भरत पर, माता जानकी, और यहाँ फिलहाल भाई भाई मिल रहे हैं। ये रामलीला जो है वो 478 साल पुरानी रामलीला यहाँ पर मनाई जाती है। तो काशी की ये भरत मिलाप लीला, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और आज भाई भाई मिल रहे हैं।
तो तस्वीरें ये गदगद कर देने वाली हैं, जहां भाइयों के मिलाप को देखने के लिए इतनी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे हैं। यहाँ राम भरत का मिलाप हो रहा है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का मिलाप हो रहा है और इसी मिलाप को मनाने के लिए, इसी मिलाप को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं, दर्शक पहुँचते हैं। 478 साल पुरानी ये रामलीला है और 14 साल के वनवास के बाद जब राम लक्ष्मण माता जानकी लौटते हैं तो भाई भरत जो अपने भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर इंतजार कर रहे थे वो मिलते हैं।